आज हमारे नेता, हमारे लोकप्रिय नेता जयंत पाटिल साहब का यहाँ ऑफिस के उद्घाटन के लिए आगमन हुआ। कल्याण नाके से निकली हुई नाले पहुँचते 2 घंटे लग गए। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह से जरोश लोगों को दिख रहा था, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे गुड्डू शोएब गुड्डू के नेतृत्व में हम कुछ कमाल करेंगे। जितना हो सके उतना हम महामारी का प्रयास करेंगे। हम ये धर्म नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आने वाला वक्त और पार्टियां कैसे कदम रखती है उसके ऊपर ही सब निर्भर है। मैंने कहा था, मैं जब पहली बार आया था, जब यहाँ पे जो एक खुला मैदान है, उस मैदान को माड़ा को दे दो, माड़ा वहाँ पे घर बनाएंगे। मैंने आज ही विलास पाटिल को समझाया है कि आप एक ठराव पारित कर दीजिए कि ये ज़मीन हम माड़ा को दे रहे हैं। माड़ा उस ज़मीन को हाथ में लेके, अगर मुझे माड़ा को ज़मीन दिसंबर में मिलती है तो इंशाअल्लाह 1 फरवरी के अंदर भूमि पूजन हो जाएगा। और ये सस्ते दर में, क्योंकि गरीबों का तबका है, मुझे मालूम है लोग बहुत गरीब हैं जो यहाँ के मिल में काम करते हैं, बहुत ही गरीब लोग। उन गरीबों को घर देना ये नेकी का काम है, सवाब का काम है, और मैं नेकी और सवाब में बहुत भरोसा रखता हूँ। मालूम नहीं कौन सी नेकी थी, लेकिन कोरोना से तो मेरी विकेट चली गई थी, पर मेरी नेकियों ने ही खुदा ने मुझे वापस भेज दिया। मैं यहाँ पे एक और समस्या की तरफ आपकी नज़र लाना चाहता हूँ, वो है रास्ते। उसके लिए कुछ बड़ा निधि लगेगा। मैं जयंत पाटिल जी को मैंने उनको विनती करता हूँ कि आप अगर ताकत से, जोर से अगर अजित पवार जी को बोलेंगे तो हमें पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होगी। पानी आप करिए, आपके हाथ में पानी देना है। जैसे मैं अभी इनके कान में कुछ गुफ्तगू कर रहा था, तब उन्होंने बताया कि जितेंद्र ये हफ्ते में मीटिंग लगाएंगे और इसका निर्णय ये हफ्ते में ही करके खलास करेंगे। उनके हाथ में वो दे देंगे। सो कहाँ से लेना है, मुझे लगता है पाइपलाइन भी पड़ी हुई है ना, स्टेम से इधर से लेना है, स्टेम से, तो उसकी पाइपलाइन भी गिरी हुई है। सिर्फ इनकी मंजूरी की आवश्यकता है, तो ये मंजूरी दे देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिला दूँ। ये अक़लियतों का इलाका है। यहाँ पे आप शिक्षण, एजुकेशन, उर्दू में क्या कहते हैं, तालीम को बाजू में रख के कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छा लगता है, आजकल मैं जब भी अक़लियतों के मोहल्ले में जाता हूँ, उनके बस्तियों में घूमता हूँ, तो लोग आजकल तालीम के बारे में बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है ये बदलाव भारत को बहुत आगे लेके, जरा ये शांत बसा रहे, ये बदलाव भारत को बहुत आगे लेके। बीच में जो बंद था उसमें मुमरा ने जो भूमिका निभाई, जो भिवंडी ने भूमिका निभाई, इसकी प्रशंसा पूरी भारत में। मैं सभी हमारे अक़लियतों के जो मुस्लिम भाई हैं, उनसे एक अपील करना चाहिए कि ज़्यादा होश खा के माथा मत गरम करो, बिल्कुल शांति से काम हो। वो चाहते ही है तुम्हारा सर गर्म हो जाए, सर पे बर्फ़ रखो और मुंह में पान सुपारी
रजनीगंधा जो मांगता है वो रख लो, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। वो एक पत्थर मारेंगे तो बोलना और फेंकना, हम इसकी मस्जिद बनाएंगे। उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश मत करना। आने वाले दिनों में वो करते रहेंगे तो हमको एक ही सवाल पूछना है, भाई हमारे 15 लाख का पेट्रोल के दर कहाँ पे पहुँचे? अब तो टमाटर 150 के ऊपर चला गया है। हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे, खास करके भिवंडी में। याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, खास करके भिवंडी में ये बोल कि हम उनके हरकतों के जाल में नहीं फंसे। मुमरा में बंद हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने बंद के लिए कुछ बोला नहीं, सिर्फ मेरा एक बैनर लगाया, बंद को समर्थन दे रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस शमीम खान और शानू पठान का नाम लगाया और जितेंद्र आव्हाड के जो भी है, पूरा मुमरा रात को 12 बजे बंद हो गया, वो 5 बजे खुला। ऐसा ही भिवंडी में होना चाहिए। और इसलिए आज जो जलसा दिख रहा है, हम ऑफिस ओपनिंग के लिए आ रहे हैं, हम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब उम्मीदवारों का चयन करना, कौन कैसे लड़ेगा उसका चयन करना। मैंने आपसे कहा है कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शिवसेना, कई सारी पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, और इसको ही लगकर यानी भिवंडी से हम जरा आगे गए कि पालघर शुरू हो जाता है, तो पालघर और थाना लगभग एक ही था, अब सिर्फ 2 विभाग हो गए उसके, तो इसका असर उस पर भी पड़ता है, उसका असर इस। मुंबई में रेट कम, भिवंडी में आगे ज़्यादा हो जाता है, ये शिकायत है। ये मुझे बताइए कि मुंबई में बिल कम, पूरे महाराष्ट्र में जो रेट है उससे अगर 1 पैसा ज़्यादा टोरेंट लेती है तो टोरेंट को ताला लगाने के लिए हम सब वहाँ जाएंगे। मैं आपके साथ कर्मचाऱ्यांचं जे संप सुरू आहे त्यांची फसवणूक केली जाते असं तुम्ही ट्विट केलं आहे काय? मी नाही तसं ट्विट केलं नाही, त्यांची फसवणूक केली जाते 350 असं एक असं कोणीतरी नेता बोलला की शरद पवार कशाला मध्ये पडतायत, त्यांच्या घरी कशाला बैठका होत आहेत, ते कशाला बैठकीला येत आहेत। म्हणून मी सांगितलं की गेले 40-45 वर्ष एस टी कर्मचाऱ्यांच्या जेव्हा अडचणी निर्माण झाल्या, जेव्हा समस्या निर्माण झाल्या, त्या आत्तापर्यंत सोडवण्याचं काम हे शरद पवार साहेबांनीच केलं। आणि त्याच्यासाठी मी गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवारांचं उदाहरण दिलं की ऊसतोड कामगारांचा संप झाला तरी मुंडे साहेब ऊसतोड कामगारांच्या मागण्या घेऊन पवार साहेबांकडे यायचे आणि पवार साहेबच ऊसतोड कामगारांचे पण प्रश्न मिटवायचे आणि पुढे चालायचे। इथे बीडी कामगारांचा संप झाला, नरसय्या आडम त्याचं नेतृत्व करतात, पण प्रश्न सोडवताना नरसय्या आडम आणि शरद पवार एकत्र बसतात आणि हा प्रश्न सुटतो। तेव्हा काही नेत्यांनी उगाच शरद पवारांवर साहेबांवर आक्षेप घेतला, त्याच्या विरोधात मी बोललो होतो। राहिल्या मागण्या 7व्या वेतन आयोगापर्यंत आता ते पोचलेले आहेत। फक्त प्रश्न आहे विलिनीकरणाचा। एक पॅनल नेमलेलं आहे, त्याच्यातले पॅनलिस्ट जे ठरवतील त्यांचा निर्णय शासनाला मान्य असेल त्याची वाट बघूया आता। बाकी तुमच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण झालेल्या आहेत। ह्याच्यात राजकारण गेलं, ह्याच्यात राजकीय माणसांनी डोकी भडकवली, महाराष्ट्राला आणि एस टीला हाताशी धरून महाराष्ट्र वेठीस धरण्याचं काम काही राजकीय पक्षांनी केलं। पण आता मला वाटतं की एस टी कामगारांना प्रत्येकाची चाल समजलेली आहे। आज जो पैसा दिला जातो आहे महाराष्ट्र अडचणीत असताना तो नक्कीच त्यांच्या मनाला पटेल एवढा पैसा आहे। कोण फसवणूक करते आता हे तुम्ही पण ओळखायला पाहिजे ना, कोण फसवणूक करते। सगळं आमच्या तोंडातनं काढायला तर कसं होतं? सर, आइजा हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इशू है भिवंडी के अंदर। राहुल गांधी का बयान कल किया कि 4 लाख रुपए जो कोरोना से मरने वालों को दिया जाती है, इसके की सरकार। मैंने राजीव गांधी जी का जो बयान था वो मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, उस बारे में बात मैं नहीं करता। सर, मैं फिर से टोरेंट का सवाल करता हूँ, मीटर लगाने का पैसा नहीं लगेगा? ऐसा है कि उसका मीटर लगाने का पैसा MERC के तहत लगना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि अभी मुंब्रा में मीटर लग रहे हैं, तो वहाँ कहाँ पैसा लिया जा रहा है। सर आईजीएम हॉस्पिटल भिवंडी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार है और जिनको सहूलत नहीं मिलती। आपके मंत्री आज तक उसका दौरा नहीं किए, क्या कारण है? ऐसा है, दौरा मैंने उनको कहा है दौरा करो, और कोरोना के कारण वो कहीं बस्तियों में जाते हैं, बहुत घूमते हैं, तो यहाँ वो आने का प्लान बनाएंगे। और मेरे ख्याल से 10 दिसंबर के पहले उनको यहाँ लाया जाएगा। चुनावी माहौल बनाने के लिए सिर्फ लाया जाएगा आश्वासन के लिए, या कोई कार्य? हेल्थ केयर बहुत देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, सिर्फ बयानबाजी करना मेरा अगर काम होता तो कम से कम 1000 करोड़ की लागत लगा के मैं मुंब्रा को इतना सुंदर नहीं करता। सर एक सवाल ये है कि नशा मुक्त इतना आलीशान दोनों नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और कुछ घटनाएं जो सामने आती है उसके माध्यम से भिवंडी और मुंब्रा उस दिन नशा मुक्त होगा जब आप जैसे जिम्मेदार लोग इस लड़ाई में पुलिस का साथ देंगे और बिना मतलब राजनेताओं को बदनाम करने का काम छोड़ देंगे, तो अपने आप नशाबंदी की तरफ राजनेता और पुलिस मिलकर बड़ी सख्त कार्रवाई करके इसको रुकाने का काम करेंगे। भिवंडी शहर में जो ये आलीशान संपर्क कार्यालय राष्ट्रवादी का हुआ है, क्या आने वाले महानगर पालिका को चुनाव को देखते किया गया है? क्या पार्टी को बहुत मजबूती से आप बढ़ाने वाले क्या है? हमें संगठन बढ़ाना ये हमारा धर्म है और उस धर्म का आचरण करना हमारा काम। मैंने पहले ये कहा है कि यहाँ पे जो सरकार के राज्य में बैठी है वो 3 पार्टियों की सरकार है। हम 3 पार्टियां मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, पर एक दूसरे को छोड़ के हम कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस का मुंह पूरब की तरफ है तो राष्ट्रवादी का पश्चिम की तरफ, इस तरह गठबंधन कैसे हो सकता है? क्या कांग्रेस का मुंह पूरब की तरफ है, एनसीपी का पश्चिम की तरफ, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, जो माहौल भिवंडी में दिख रहा है। ऐसा है, जब राज्य में सरकार बनी तो आपको सपने में भी आया था कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उद्धव ठाकरे जी ले लेंगे। कभी भिवंडी में इतिहास रहा, कभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस का कभी गठबंधन नहीं रहा। ऐसा है, इतिहास बदलने के लिए ही हम आते हैं ना। जो महाराष्ट्र में इतिहास बनाया तो उसमें प्रमुख भूमिका समाजवादी के साथ उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? जब राज्य में सरकार बनी तब उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? पहले शुरू में मैं आपको पूछ रहा हूँ पवार साहब की भूमिका थी ना? हाँ, लेकिन समाजवादी के साथ पिछला चुनाव का अलायंस हुआ था मनपा का, आपके कांग्रेस के साथ नहीं हुआ था। ऐसा है, नहीं हुआ था ये इतिहास है और होगा ये भविष्य है। मैं भविष्य को देखता हूँ, मैं इतिहास में जाता नहीं। मंत्री जी, भिवंडी में एक ही नाट्यगृह थी मीनाताई ठाकरे हॉल, वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और उसका ऐलान भी हो चुका है पैसे के लिए, और फंड ना होने की वजह से वो बन नहीं रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? और पिछली बार भी आपने मुझे वादा किया था कि ये जल्द से जल्द बनेगा। अब 10 करोड़ उसके लिए ऐलान भी किया गया था बाकायदे फंड का। 10 करोड़ का ऐलान भी हुआ था। 10 करोड़ इतना चिल्ले जी से आज बात हुई सुबह, उसके बारे में किसने बात की मुझे याद नहीं। मेरे ख्याल से विलास पटेल ने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप फिर से इसका एस्टीमेट बनाएंगे, मैं नगर विकास मंत्रालय की तरफ से पैसे भेजता। सर पिछले विजिट में आपने भी वादा किया था कि बन जाएगा, तो बनेगा ही, बनने से कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन बजट सेशन शुरू होगा तब बजट गिरेगा उसमें, और वो बजट गिर के फिर बजट आएगा। सर हर मीटिंग में तो फाइल लाई जाती है, 10 करोड़ रुपए की फाइल लाई जाती है और वापस हो जाती है। महापालिका की ये जनरल मीटिंग जो होती है वहाँ पर पूछा भी जाता है, सब फाइल सामने बताई भी जाती है। ये 10 करोड़ रुपए की फाइल पास हो चुकी है, हो गया सारा काम, बस अब शुरू होने वाला है। दिलासा दे दे के आज 5 साल हो गए, मीनाताई ठाकरे हॉल बिल्कुल खंडर हो चुका है। आपके पास अगर विषय पत्रिका है और उसमें नाट्य गृह का विषय है तो मेरे पास जरूर लेके आइए, मैं क्या करता हूँ वो देखिए।
चलो खुदा हाफिज, बाय। सर एक आखिरी सवाल। टायर्ड मंत्री बड़ा या शहीद बड़ा? जो देश के लिए शहीद वो बने कि मंत्री पद बड़ा, जो देश के लिए शहीद हो सर, आज सुबह में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देखो देना ऐसा बोला। है, शहीदों को सम्मान करना हर भारतीय आदमी का कर्तव्य है, इससे वो मुकर नहीं सकते हैं। अगर आयोजक में कोई गलती की होगी तो मैं इसके लिए आप नहीं पूरे भारत की माफ़ी चाहता हूँ। सर आयोजन बड़े यार बोलने दो ना यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये हम लोग तो स्टेज पे आए, हमको मालूम नहीं स्टेज पे क्या था, लेकिन अगर जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके हाथ से कोई गलती हुई होगी तो मैं तहे दिल से माफ़ीनामा पेश करता हूँ। लगा हुआ है। अभी मैंने कहा था ये आखिरी